डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज भारत के इतिहास भारत के भूगोल में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एक नया टॉपिक, एक नए क्लाइमेक्स के साथ पढ़ने जा रहे हैं। नया क्लाइमेक्स इसलिए बोल रहे हैं कि जो टॉपिक आज का हम लोग ले रहे हैं वो भारतीय वनस्पति है, इंडियन वेजिटेशन। तो आमतौर पे अभी तक जो हम लोग भारतीय वनस्पति व इंडियन वेजिटेशन पढ़ते आए हैं वो पारंपरिक रूप से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट जोन का फॉरेस्ट और डेजर्ट फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं। अब भारतीय वनस्पति को नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। और जो वनस्पति शास्त्रीय हैं, पॉलियोंटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भारतीय वनस्पति का क्लासिफिकेशंस भी अलग ढंग से किया है और वर्तमान समय में भारतीय वनस्पति का अध्ययन अलग दृष्टि से देखने की कोशिश की जा रही है। तो हम आज के क्लास में आपको उन्हीं नवीनतम तथ्यों से अवगत कराते हुए इंडियन वेजिटेशंस या भारतीय वनस्पति को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के सामने है कि जैसे ही हम वनस्पति या वेजिटेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं और वन या फॉरेस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं तो दोनों को समानार्थक शब्द के रूप में समझ करके समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। हम चाहे प्राकृतिक वनस्पति बोले, नेचुरल वेजिटेशंस बोले या वन बोले, फॉरेस्ट बोले, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऐसा नहीं है छात्रों, बल्कि दोनों में अंतर है। तो हम उन्हीं अंतरों के साथ अपना अध्ययन शुरू करेंगे। जब हम प्राकृतिक वनस्पति शब्द बोलते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा? पेड़ यानी वृक्ष जिसको आप बोलते हैं, वो झाड़ी, बेल, लता, घास। बेल लता का मतलब कि जमीन से कोई चीज, लतड़ वाली चीज निकली और ऊपर पेड़ पर चढ़ गई, इस ढंग से, यानी नीचे चलने की जगह नहीं। तो ऐसा स्थान जहां पर इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में पेड़ हो, पेड़ के साथ लताएं हो, घास हो, जड़ी बूटी की पौधे हो और ये सब अनियमित रूप से, अव्यवस्थित रूप से फैले हुए हैं, ना उसमें चलने फिरने की कोई जगह हो, यानी बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं कि मानव के लिए दुर्गम है, वहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। तो इस जगह पर इस तरीके से पेड़ पौध, झाड़ झाड़ियाँ, झंखाड़, ये सब जो उग जाता है तो उसके लिए हम नेचुरल वेजिटेशंस या प्राकृतिक वनस्पति शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम वन बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उसका अर्थ क्या होता है कि सिर्फ बड़े बड़े पौधे रहेंगे, वृक्ष रहेंगे और उसमें झाड़ झंखार, झाड़ियाँ नहीं रहेंगी और मानव का आवागमन सुगम रहेगा, यानी मनुष्य की पहुंच वहां तक बनी रहेगी और मानवीय क्रियाकलाप उन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य उससे लाभ होगा और मनुष्य भी उसको लाभान्वित करेगा या हानि पहुंचाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में पेड़ पौधे जहां पर पाए जाएंगे उन्हीं क्षेत्रों को हम लोग वन बोलेंगे, यानी वृक्ष और मानवीय संबद्धता जहां पर वृक्ष हो लेकिन मानवीय संबद्धता नहीं हो, यानी मनुष्य का लगाव नहीं हो, उसी को नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। तो आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कितनी गलत धारणा हम लोग रखे हुए थे। तो एक अध्येता के रूप में आप अपने इस धारणा में परिवर्तन कीजिए। सिविल सर्विस में यही सभी जो धारणाएं हैं उन पर प्रश्न पूछ कर करके आपको भ्रमित करके आपके आंसर को गलत करने का वो प्रयास करता है। तो एक तो अर्थ के हिसाब से हमने कहा। दूसरा जो नई चीज जो आज तक नहीं बताया जाता रहा है वो ये कि भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। किस आधार पर? तो देशज और विदेशज के आधार पर। यानी हमारे देश में जो पेड़ पौधे हैं वो ऐसा नहीं मानिए कि सब के सब आदिकाल से उनका अस्तित्व हमारे देश में था। कुछ पौधे ऐसे हैं जो अनादिकाल से शुरू से ही हमारे देश में पाए जाते थे।
और कुछ पौधे ऐसे हैं जो अनादिकाल से हमारे देश में नहीं पाए जाते थे बल्कि विदेशों से लाए गए। तो दो पौधे देश में अनादिकाल से पाए जाते थे, उन्हीं को देशज कहा गया, इंडोजेनस। और जो पौधे विदेशों से लाए गए उसके लिए शब्द विदेशज इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉरेनर। तो भारत के किस क्षेत्र में देशज पौधे का बहुलता है और किस क्षेत्र में विदेशज पौधे का? तो जो हिमालय और जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें अधिकांश पौधे जो है वो देशज है। और जो गंगा का मैदान है और जो मरुस्थल है, उसमें अधिकांश पौधे जो है विदेशज है। तो विदेश में कहां से आएंगे? तो तिब्बत और चीन से आए। तो ऐसे पौधे को जो गंगा के मैदान और मरुस्थल में पाए जाते हैं और तिब्बत और चीन से आए, उसको हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में बोरियल बोलते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए कि अगर बोरियल शब्द ही आपके लिए दे देगा तो ये तो आपके लिए नया है। लिख देगा कि बोरियल क्या है एक तर्क के साथ, और नीचे में 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप अगर जाने हुए नहीं रहेंगे तो आप निश्चित रूप से बोरियल का अर्थ कहीं गंगा का मैदान या मरुस्थल में तिब्बती और चीनी पौधे को कहते हैं। ये बात अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। अब दूसरा भारतीय वनस्पति के साथ एक समस्या उभर करके सामने आई है कि अब तृण पादप जो है वो उगाए। ये शब्द पर ध्यान दीजिए। अब तृण पादप को इंग्लिश से बोलते हैं डिप्रेव्ड वेजिटेशंस। ठेठ भाषा में, गंवई भाषा में अगर कहिए इसको, तो अनावश्यक पौधे, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर आदमी गेहूं का पौधा रोपता है या चावल का पौधा रोपता है, उसमें खरपतवार उग जाते हैं, या कोई सब्जी रोपता है तो खरपतवार उग जाता है। तो ये खरपतवार उस पौधे के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ये खरपतवार मूल पौधे की पोषकता सोख लेता है, जिससे उसकी वृद्धि और उसका उत्पाद प्रभावित होता है। तो किसान क्या करता है? तो किसान उन खरपतवारों को चुन चुन कर करके हटाता है या खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करता है। घास को ना खरपतवार नहीं, घास अलग हो गया, ठीक है। खरपतवार का मतलब उसको छोटा छोटा पौधा जो है, जो अनवांटेड प्लांट है, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, वो अनवांटेड प्लांट जो है वो उन पौधों की पोषकता को रोक लेता है। घास बजाते तौर पे एक वेजिटेशन है, उस घास का उपयोग है। घास का उपयोग क्या है कि भूमि के उर्वरता को बढ़ाता है, भूमि के कटाव को रोकता है और भूमि को अपने मूल स्वरूप पे बनाए रखता है। लेकिन खरपतवार की कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है। अब ऐसे परिस्थिति में अनावश्यक पौधे को आप खरपतवार के रूप में आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आप तृण और डिप्रेव्ड जो प्लांट है, वो स्पेसिफाइड टर्मिनोलॉजी कि ऐसे पौधे को कहा गया तृण जो विदेशों से लाया गया। तो विदेशों से किस लिए लाया गया? तो सजावट के लिए लाया गया था, घरों के, बागीचों के सजाने के लिए, घर के अंदर कमरों को सजाने के लिए। तो सजावट के लिए विदेशों से 2 प्रकार के पौधे लाए गए, एक लैंटान और दूसरा वाटर हाइओस्टीन। लैंटान और वाटर हाइओस्टीन, ये सब टर्मिनोलॉजी याद कीजिएगा। लाइटॉन और वाटर हाइओस्टीन, ये सजावटी पौधे थे, लेकिन इनमें अधिक आर्द्रता मिलने के कारण और अधिक जल मिलने के कारण इनकी वृद्धि काफी तीव्र हो गई। जिन क्षेत्रों में से लाया गया, इनका बड़ा गौर से समझिएगा इसको, जिन क्षेत्रों में लाया गया, पुनीता जी, जिन क्षेत्रों में लाया गया, जिन क्षेत्रों से लाया गया, उन क्षेत्रों में उतनी आर्द्रता नहीं थी, उतनी जल उपलब्धता नहीं थी, उतना तापमान नहीं था। इसलिए उन क्षेत्रों में इन पौधों की, यानी
लैंटान की और वाटर हाइओस्टीन की वृद्धि ज्यादा नहीं होती थी, इसलिए वो वहां सजावटी पौधे के रूप में सही रूप से पाए जाते थे। लेकिन भारत में जब इन सजावटी पौधे को लाया गया तो भारत में उसकी तुलना में आर्द्रता ज्यादा थी, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, तापमान अधिक था, प्लस जल भी अधिक मिला। तो ऐसे परिस्थिति में इसके वृद्धि में बहुत ज्यादा गुणांक रूप से वृद्धि हो गई, मल्टीप्लाइंग रूप से वृद्धि हो गई। तब क्या हुआ कि ये एक अपतृण के रूप में जाना जाने लगा, एक खरपतवार के रूप में जाना। खरपतवार का बेतरतीब उग जाए, नहीं रोका जाए तो बड़े पैमाने पे उग जाए, इतना पैमाने पे कि मूल पौधे को ढक ले। तो जिस पौधे को हम उपयोग के लेना चाह रहे वही समाप्त कर दे वो। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पे अगर उग जाएगा तो भूमि की उर्वरता से पोषकता सोख लेगा तो उर्वर नहीं रहेगा, जल सोख लेगा तो जल की कमी हो जाएगी, तो पोषकता और जल दोनों की कमी मूल पौधे को हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? वो मूल पौधा मर जाएगा। तो ऐसे पौधे जो मूल पौधे को उसकी पोषकता में कमी ला करके, जल में कमी ला करके मार दे, तो उसको हम लोग अपतृण पादप बोलेंगे, डिप्राइव्ड प्लांट बोलेंगे। तो इस कारण से लैंटान और वाटर हाइओस्टीन एक अपतृण साबित हुआ। अपने मूल स्थान में अपतृण नहीं था, लेकिन भारत में अपतृण हो गया ये, मतलब ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाला प्लांट, जिसके वजह से दूसरे प्लांट जो है उनकी वृद्धि रुक गई, खरपतवार के रूप में विकसित हो गई और इनकी सिर्फ सजावट के अलावा और कोई उपयोगिता नहीं। इंडिया में भी सजावट के लिए लाया गया था। अब देखिए इन दोनों का प्रभाव क्या पड़ा कि जो लैंटान था वो जंगल और गोचर भूमि जहां आप खेती करते हैं, गोचर भूमि का भी जहां खेती करते हैं, तो यहाँ इसके परागकण फैल गए और फैलने लगा। तो क्या हुआ साहब कि जंगल और गोचर भूमि पूरा लैंटान से भर गया। तो फिर गेहूं और चावल कहाँ पैदा होगा, सब्जी कहाँ होगी? तो एक समस्या आपके गया में है ये। तो गया में था तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से इसको फोर्स इस्तेमाल कर करके, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सबको हटाया। किसान नहीं, दलदल दूसरी से किसानों ने भी इसमें सहयोग किया, किसानों ने भी अपनी जमीन से इसको हटाया, तब जो है ये इसका वृद्धि को रोका। तो लैंटान जो अपतृण है या डिप्राइव्ड वेजिटेशन है, वो जंगल और गोचर भूमियों को समाप्त कर रहा है भारत। और जो वाटर हाइओस्टीन है वो नदियों और झीलों और तालाबों में फैल जाता है। अब जब फैल गया तो उसकी गति को अवरुद्ध कर दिया, तालाब में तालाब को गंदा कर दिया, नदी है तो नदी के बहाव को रोक दिया, नदी दूसरी तरफ बहने लगी। तो इस ढंग से जो है वो नदियों, तालाबों और झीलों को जो अवरुद्ध किया, तो वाटर हाइओस्टीन बंगाल का आतंक कहा जाने लगा, क्योंकि बंगाल में ज्यादा तालाबें हैं, हर घर में आपको तालाब मिलेगा। आप उसकी संख्या कम हो रही है, लेकिन बंगाल का एक कल्चर था साहब कि कोई भी बाड़ी बनावेगा, बाड़ी माने घर, तो उसके पिछवाड़े में तालाब रहता था। जो रईस लोग थे उसकी पहचान थी। तो उनमें फैलने लगा, तालाबों को गंदा करने लगा, नदियों को अवरुद्ध करने लगा। तो इसीलिए हाइओस्टीन को जो है, वाटर हाइओस्टीन को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन से सब राइज होता है। तो ये सब लैंटान या वाटर हाइओस्टीन या बोरियल, ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बार बार रटने की है। इसलिए हमने कहा कि इसको कॉपी में लिख करके 4-5 बार देख लीजिएगा, ताकि गौर से देखिएगा। गौर से देखने से ये होता है कि संभव नहीं है कि हर समय आदमी रिवाइज ही करे, लेकिन अगर सिंसिरिटी के साथ, तन्मयता के साथ पढ़ने के समय में, अध्ययन के समय में चीज़ों को बहुत गौर से समझा जाए तो वही चीज़ क्लिक करती है। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनोलॉजी, एक बोरियल, दूसरा लैंटान और तीसरा वाटर हाइओस्टीन। ठीक है, अब देखिए तो ये जो एक खंड हमने पढ़ा भारतीय वनस्पति से संबंधित। दूसरा चीज, ये जो चीज है यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अभी तक भारतीय वनस्पति का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते आए हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडियन वेजिटेशन। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडियन वेजिटेशन पढ़ेंगे हम लोग।
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन वेजिटेशंस में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि भारत में विभिन्न प्रकार के एक जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी हॉट टेम्परेट जोन, हॉट ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है, तो टेम्परेट जोन भी पाया जाता है। कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। तो इसी तरीके से पादपों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर पारंपरिक रूप से करते आए हैं, तो वो भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन एक नई चीज मिली है, वो ये कि जो 1937 में सीसी कार्टर नामक जो वनस्पति शास्त्री थे, बायोटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वनस्पति क्षेत्र निर्धारित किया, यानी फ्लोरिस्टिक रीजन जो है वो तय किया कि भारत का फ्लोरिस्टिक रीजन अलग अलग है। और वो फ्लोरिस्टिक रीजन जो तय किया है, वो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो वो वर्गीकरण में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में माइनर सा डिफरेंस है कि एक मान लिया टेम्परेट जोन का हम लोग उठाते हैं, तो टेम्परेट जोन में जो भी जोन आ रहा है उस सबको हम एक यूनिट मान लेते हैं। तो उससे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक क्षेत्र मान लिया। लेकिन पादप के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है, पौधे के आधार पर। तो पौधे के आधार पर मान लिया हिमालय एक जोन में आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में, टेम्परेट जोन में, है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन पूरे हिमालय में एक प्रकार के पादप नहीं पाए जा रहे हैं। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो इसी अंतर को दृष्टिगत करके पादपों के आधार पर उन्होंने अलग क्षेत्रों का निर्धारण किया है। किन्होंने? सीसी कार्टर। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण हम आगे की क्लास में देखेंगे। यहाँ पर पादपीय क्षेत्र के आधार पर सीसी कार्टर ने जो विभाजन किया है, तो भारतीय वनस्पति के कुल 8 क्षेत्र मिलते हैं। कितने? इसमें से 2 क्षेत्र आप देखिए हिमालय, बल्कि 3 क्षेत्र हिमालय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें पहला इन्होंने डिविजन किया है कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियां अलग हैं, और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उन्होंने 3 राज्यों को शामिल किया है, सिक्किम को, बंगाल को और अरुणाचल प्रदेश को। इन तीनों क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अंडमान में भी है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा असम में भी है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पश्चिमी घाट में भी है। लेकिन इन 3 राज्यों के पादपों में उन पादपों की तुलना में डिफरेंस है। तो इसलिए पादपों के आधार पर पूर्वी हिमालय क्षेत्र को उन्होंने एक अलग यूनिट देश का माना। इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो हो ही रही है। पादप कौन पाया जा रहा है? तो साल, ओक, चेस्टनट, मैग्नोलिया, पायरस, चीड़, देवदार आदि। तो देखिए ये सब पादप उत्तर पश्चिम हिमालय में पाए जाएंगे, लेकिन दोनों के पौधे में डिफरेंस होगा। चीड़ दोनों जगह है, लेकिन दोनों के चीड़ में डिफरेंस होगा। कश्मीर के चीड़ का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के चीड़ का इस्तेमाल आप अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, खड़ा हो जाता है। क्यों? वही देवदार में भी लागू होता है। क्यों? ये देखिए कि यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, लेकिन उत्तर पश्चिम में वर्षा तापमान की तुलना में जो पूर्व के हिमालय है उससे कम है। वर्षा, ठीक है ना, तो कम है, कम से क्योंकि ओक, देवदार, बर्च, लॉट, चीड़ ये ज्यादा उपयोगी हो जा रही है बनिस्बत जो पूर्वी हिमालय में ये पाया जा रहा है। मुन्ना भाई, ये डिफरेंस है। तो ये माइनर स्टडी कहलाती है, सॉरी माइक्रो स्टडी कहलाती है। तो हम लोग अगर उस ढंग से जोन के हिसाब से बांटते तो ये दोनों को, तीनों को एक ही जोन में डाल देते। तो इस ढंग से फ्लोरियल ग्राउंड पे जो इन्होंने डिवीजन किया है, तो उस डिवीजन से हमें बात समझ में आती है। अब तीसरा आसाम क्षेत्र, तो आसाम में कौन? आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा है। यहाँ भी देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है वेजिटेशन में?
डिफरेंस ये है कि यहाँ बांस और ताड़ की बहुलता है। किसका? बांस और बांस और ताड़। ताड़। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी यहाँ चेंज कर जा रही है। जो पादप है वो पादप जो है ना ही पूर्वी हिमालय की तरह है ना ही पश्चिमी हिमालय की तरह है। तो यहाँ के पादप के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में जो उपयुक्त पौधा है वो कौन है? बांस और ताड़। तो आप देखा कि तीनों एक ही जोन में आ रहे हैं, लेकिन एक ही जोन में आने के बावजूद भी वेजिटेशन में तीनों में महान अंतर है। तो ये हुआ पादपीय आधार पे भारत में वनस्पतियों का क्षेत्रीय विभाजन। क्लियर? हम ही पढ़ाएंगे आपको बाद में वो क्लासिफिकेशंस, इसीलिए इसको पहले से अच्छा से बता देना चाहते हैं। और तब आप, वरना नेचुरल वेजिटेशन का क्लास एक दिन का था, लेकिन आपको आज भी पढ़ाएंगे, आगे भी पढ़ाएंगे, तो 2-3 क्लास इसमें भी हो जाएगा। तो उससे फायदा आपको ये होगा कि टोटल स्टडी आपकी हो जाएगी, है ना। अब देखिए गंगा का मैदान में, तो गंगा के मैदान में 3 राज्य आएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। इसमें वर्षा का जो मात्रा 150 से 100 सेंटीमीटर तक हो। अब इसका अंतर क्या पड़ जा रहा है कि पूरा जो है वो पादप में अंतर है। जैसे देख लीजिए साल, सखुआ, अर्जुन, शीशम, नीम, ये सभी के सभी पादप जो है वो काफी उपयोगी। अधिकांश जो फर्नीचर के जो सामान होते हैं वो सब इन्हीं पादपों से बनता है। अब उसके बाद आइए सिंधु का मैदान। तो यहाँ इसमें कौन है? तो 4 स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, पूरा राजस्थान का पश्चिमी भाग नहीं शामिल होगा पूरा यहाँ। इस तरह से गुजरात का दक्षिणी भाग नहीं शामिल होगा सिंध के मैदान में। ठीक है, यहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। अब परिणाम क्या हो रहा है कि पादप में बबूल, कैक्टस, पलाश और ताड़। ठीक है, इसी तरह दक्कन के क्षेत्र में कौन? तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत, वर्षा कितना? 100 सेंटीमीटर से कम। उससे पादप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो सागौन, तेंदु और सखुआ। तेंदु सखुआ वहां का क्यों हुआ? इसलिए कि ये पठारी इलाका का है। आप गया में जो रह रहे हैं तो गया भी एक पठारी इलाका है, इसलिए यहाँ तेंदुआ का पत्ता यहाँ भी मिलता है। तेंदुआ का पत्ता समझ रहे हैं ना? बीड़ी का पत्ता, जिससे बीड़ी बनता है। तेंदुआ का मतलब वो शेर का प्रजाति में समझे। बीड़ी पत्ता को तेंदुआ पत्ता बोला जाता है। हाँ, तेंदु। मालाबार कहां से कहां तक? खंभात से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर करके नीचे कन्याकुमारी तक का जो कोस्टल एरिया है उसको जो है सीसी कार्डर ने एक अलग रीजन दिया है और कहा कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसका पश्चिमी भाग के बारे में कहा जा रहा है। क्या पास सदसा? एवरग्रीन, मतलब इसके पादप जो है वो पत्तियां पे नहीं गिराती, गिराती तो हैं लेकिन सब एक बार नहीं गिराती, इसलिए हमेशा यहाँ का क्षेत्र जो है वो हरा भरा दिखाई देगा। तो ऐसे क्षेत्र के पौधे फर्नीचर के लिए उपयुक्त नहीं होते, इनको काटना बहुत कड़ा हो जाता है। ठीक है, अंत में अंडमान निकोबार, ये भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, चूंकि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है तो यहाँ की भी लकड़ियों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कार्डर ने भारतीय वनस्पति को पादपों के आधार पर 8 क्षेत्रों में बांटा। अब देखिए याद करने वाला कुछ चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ हम बता रहे हैं कि जो साहब वन का वितरण है उसमें एक नया डेटा है कि कुल क्षेत्रफल हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें वनस्पति क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र अलग अलग है। वनस्पति का मतलब ये वाला और वृक्ष का मतलब ये वाला हम बात बोल रहे हैं, वन वाला। तो आप देखिए वनस्पति क्षेत्र जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वनस्पति क्षेत्र है। अर्थात इसमें पेड़, झाड़ी, बेल, लता, घास ये सब मिलेगा, यानी दुर्गम है, जिसको आप अपने भाषा में, ठेठ भाषा में जंगल बोलते हैं। इसकी प्रतिशतता 21.71%। जो बोलते हैं कि भारत में वन क्षेत्र कितना है, तो कहीं कहीं पर आपको 21.71 मिलता है, कहीं पर 24.62 मिलता है।
तो इस अंतर को आप समझ नहीं पाते, उसको यहाँ समझिए आप। तो 21.71% वो क्षेत्र है जो वनस्पति क्षेत्र है, जिसका वर्ग किलोमीटर में 7,13,789 किलोमीटर है। लेकिन जो वृक्ष क्षेत्र है, जो ये वाला हमने भाग बताया वन का अर्थ, जिसमें वृक्ष लगा हुआ है और आदमी का संबंध है उससे, जैसे आप अपना कोई देहात में कोई जमीन में जो है ढेर सारा पौधा लगा दिया, तो वहां आप आ जा सकते हैं, ठीक है, बगान शब्द इस्तेमाल किए। ऐसा 2.91% है जहां मनुष्य जो है वो पहुंच है। ये दोनों मिलाकर के हो जाता है 24.62%, इसलिए डिफरेंस होता है। हर किताबों में इस ढंग से किसी में खाली 21.71 दे दिया गया, किसी में 24.62। लड़का समझ नहीं पा रहा है कि सही डेटा क्या है। तब आपको सही डेटा समझ में आ गया। अब दो बातें और हमको बतानी है कि विश्व के स्तर पर हमारे वन का क्षेत्र का क्या हालत है। इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहली बात यह कि आदर्श वन क्षेत्र 33%। मनुष्य के पर्यावरण के लिए जलवायु सही हो, इसके लिए जरूरी है कि उस भूभाग में 33% वन होना चाहिए। इस धरती पर 33% वन होना चाहिए। अब देखिए कि वैश्विक आंकड़ा जो है औसत एवरेज वो 34.5%, यानी जो 33 का आंकड़ा है उससे वैश्विक औसत जो है वो ठीक है। माने अभी धरती हमारी ज्यादा पर्यावरण के दृष्टि से प्रतिकूल नहीं हुई है। लेकिन हमारा देश 21.71%, यानी हम पर्यावरण के दृष्टि से कौन से डेंजरस एरिया है। हमें जरूरत है कि 33 का लक्ष्य जो है हम पूरा करें। ये डेटा मिलता है। जो विकसित देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, रूस है, यहाँ वनों की प्रतिशत 40 और 58%। और जो अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है, वहीं वन का प्रतिशत कम है। कारण क्या? कि वहां वनों का अंधाधुंध कटाई होता है, इसलिए तो जंगली लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए बेचने के। दूसरा डेटा है कि प्रति व्यक्ति के आधार पर, तो प्रति व्यक्ति के आधार पर विश्व में 1.10 हेक्टेयर उपलब्ध है एक व्यक्ति, लेकिन भारत में उससे बहुत कम है 0.08 हेक्टेयर जंगल या पेड़ पौधा। तीसरा डेटा क्या है कि भारत का अगर भौगोलिक क्षेत्र देखें तो किस क्षेत्र में, राज्य आधार पर नहीं बोल रहे हैं, क्षेत्र आधार पर, तो क्षेत्र आधार पे सबसे ज्यादा पौधा परादीपीय भारत में। कितना साहब? तो 57%। उसके बाद सेकंड नंबर पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आता है, ठीक है, वहां कितना? तो 18%। तीसरा नंबर पर हिमालय क्षेत्र आता है, यहां भी 18%। फिर गंगा का मैदान 5%। अब देखिए राजवार अगर देखा जाए, ठीक है, तो राजवार डेटा आप नोट कर लीजिए। बोर्ड पर जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा, कहीं पर लिख लीजिए किनारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के हिसाब से लिखिए, कॉपी निकालिए। ये न्यू डेटा है इसलिए बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको सब साथ में रखिएगा, फिर एक कर लीजिएगा आप लोग। तो राज्य के हिसाब से वनों का जो प्रतिशतता है उसमें राजवार वनाधिक क्षेत्र, राजवार वनाधिक क्षेत्र, ये आप सेंटेंस लिखिए। राजवार वनाधिक के, वन की अधिकता के मामले में राजवार वनाधिक क्षेत्र में लिखेंगे मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर है ये 77,493 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे स्थान पर है, कॉमा देके लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर। 66,431 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर कॉमा देके लिखिए छत्तीसगढ़, 55,000। छत्तीसगढ़
55,717 वर्ग किलोमीटर, 717 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्यों हुआ कि राज्यों में सबसे ज्यादा वनाच्छादन कहाँ है? ठीक है, अब एक अगला सेंटेंस लिखिए कि वन क्षेत्र के प्रतिशतता के आधार पर, मतलब राज्य छोटा या बड़ा कुछ हो, जितना भूभाग राज्य के पास है उस भूभाग में किस राज्य के पास ज्यादा प्रतिशत वन है? वन क्षेत्र के प्रतिशतता के आधार पर। ठीक है, ये तो वन क्षेत्र के आधार पर 3 राज्य है कि वन क्षेत्र ज्यादा है। अब राज्य चाहे छोटा भी हो या बड़ा भी हो, तो परसेंटेज के हिसाब से कौन बड़ा है? तो उसमें लिखेंगे मिजोरम सबसे बड़ा है, वहां 84.53% भूभाग पर वन है। मिजोरम 84.53%, कौमा अरुणाचल प्रदेश 79.33% और मेघालय 76%, 79.33% अरुणाचल में है, मेघालय 76%। अब एक और लिखिए, कम वन प्रतिशतता वाले राज्य, मतलब सबसे लोएस्ट जिसमें है, कम वन प्रतिशतता वाले राज्य, इसे भी 3 लिखेंगे। सबसे कम हरियाणा में है, हरियाणा 3.63%, 3.63%, कौमा पंजाब 3.67%, 67% और राजस्थान 4.87%, 4.87%। तो छात्रों, नवीन विचार के दृष्टिकोण से, नवीन आंकड़ों के दृष्टिकोण से आपका ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। इसकी सारी बातों को हम अपेक्षा करते हैं कि आप याद कीजिएगा। कल के क्लास में नेचुरल वेजिटेशंस का ही अगला टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।